चेहरा हम ना चाहते हुए भी देखते हैं, कई बार चेहरा देखते हैं और हमें लुभाता भी है। पर मैं ये मानती हूँ कि हमें चेहरा देखने की दौड़ में कभी भी डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना रोजगार और डेवलपमेंट, कुछ ऐसे जो क्रूशियल जो हमारे टॉपिक्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए वोट देने से। हमने देखा है कि बेरोजगारी इस देश में अभी भी बहुत है। कितने पढ़े लिखे लोग अभी भी बेरोजगार हैं इस देश में, अभी भी बाहर जा रहे हैं। तो हम देखना चाहेंगे और विकास देखना चाहेंगे और उसी हिसाब से हमारी पीएम पसंद भी बदलती रहेगी। बताइए, यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, कांग्रेस से वीरेंद्र रावत, बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत और निर्दलीय उमेश कुमार, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन लगता है कि कौन ज्यादा बेटर है यहाँ के लिए और कौन किसको ज्यादा टक्कर दे रहा है? जो युवाओं को लेकर, उनके अवसरों पे लेकर बात उठाएंगे, नए नए अवसर प्रदान करेंगे, उस पे मेरा वोट जाएगा। मैम, पीएम के लिए अभी जो सबसे उपयुक्त चेहरा मैं देखती हूँ वो नरेंद्र मोदी जी का है। स्टैंड नहीं कर रहा, यूएन के मापदंडों पे हम खड़े नहीं उतर रहे। हमारा जो ये बेरोजगारी है 44% के आसपास है यूथ में, 2024 में, 20 से 24 के एज ग्रुप में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% आ चुकी है इंडिया की, 44% युवा जो भी 22 से 24 के बीच में है वो अनएम्प्लॉय है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना। उत्तराखंड की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार उनके पीएम की पसंद कौन है, किसे पीएम बनते देखना चाहते हैं, इसके अलावा किन मुद्दों पर वो वोट करते हैं और किस पार्टी को पसंद करते हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, ये बताइए, जब आप वोट करने जाते हैं, इससे पहले कभी वोट किया है? जी। अच्छा, जब वोट करने जाते हैं तो आपके मन में क्या रहता है कि आप मतलब पार्टी देखकर वोट करते हैं या फिर कैंडिडेट देखते हैं? मान लीजिए अगर आप बीजेपी को करते हैं तो क्या मोदी का चेहरा देखते हैं, मतलब या मुद्दे रहते हैं, क्या होता है? जी मैम, मैंने लास्ट बार विधानसभा चुनाव में वोट किया था। विधानसभा चुनाव में एक जो ट्रेंड में देख रहा हूँ पिछले 2-3 चुनाव से, कि हम कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जो प्रत्याशी के चेहरे पे वोट देते हैं कि कौन प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के लिए ज़्यादा बेहतर है। जहां अब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जो एक पूरे देश को देख के आप वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो जोर है कि किस पार्टी को देख के कौन अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है, पार्टी का जोर ज़्यादा रहता है लोकसभा चुनाव में। यानी कि आप चेहरा और पार्टी दोनों वो सब देखते हैं। आप बताइए, आप जब वोट करने जाती हैं तो क्या देखती हैं, पार्टी, कैंडिडेट या मतलब मुद्दे? मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक जो भारत है वहां पे सबसे ज्यादा युवा मौजूद हैं। तो मैं देखती हूँ कि जो भी ये सोशल रिफॉर्म्स हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जो भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, इनका कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं उस बेसिस पे आगे अपना वोट प्रदान करना चाहूंगी। आप बताइए, यहाँ पर आप मतलब पीएम किससे बनते देखना चाहती हैं? मैम, पीएम के लिए अभी जो सबसे उपयुक्त चेहरा मैं देखती हूँ वो नरेंद्र मोदी जी का है, और वो इसलिए भी क्योंकि युवा भी उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं, और फॉरेन अफेयर्स में या जैसे मैम ने बोला एजुकेशन में, बहुत सारी जगहों पे जो काम हुआ है वो 10 साल में मैं देखती हूँ कितना ज्यादा हुआ है। तो मैं तो उन्हीं को अपना चेहरा देखती हूँ पीएम का। ग्लोबली काम कर रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, आप वोट करने जाती हैं तो क्या देखकर वोट करती हैं? मैम, इस बार मेरा पहली बार होगा कि मैं वोट दूं, तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे आसपास जो जगह है और जो हमारे जो नेता बन रहे हैं या बनने वाले हैं, वो हमारे देश के लिए या हमारे युवाओं के लिए कितना वो संगठन कर सकते हैं, कितना वो काम कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं वोट करूंगी। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, एक तरफ वीरेंद्र रावत हैं, त्रिवेंद्र रावत हैं और उमेश कुमार हैं। इन तीनों में आपको मतलब कौन लगता है कि हरिद्वार के लिए बेटर कौन है? मैम, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि जो त्रिवेंद्र रावत हैं वो हमारे लिए एक हद तक उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने देश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है और उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, और अपने क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छा काम भी करते जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैम कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे पलायन का मुद्दा हो या फिर स्वरोजगार का मुद्दा हो, जो उत्तराखंड में काफ़ी हद तक हम लोगों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हम लोगों को इसके ऊपर काम करने की भी जरूरत है। उसके ऊपर भी उनके कुछ कुछ कार्य हमको दिखते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उनका चेहरा उपयुक्त रहेगा इस चीज़ के लिए। आप बताइए, आप किस तरह की प्रॉब्लम्स इस क्षेत्र में देखती हैं? जैसा ये कह रहे हैं कि पलायन और रोजगार का इशू रहता है, तो आप भी ये सब फील करती हैं? जी जरूर, और एक शिक्षित नागरिक होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि हमें विकास को जोर देना चाहिए, विकास को एक मुद्दा बनाना चाहिए, पर सतत विकास को एक उससे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हम विकास की दौड़ में सस्टेनेबिलिटी को पीछे छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको लाना चाहिए आज के चुनाव में। आप जब वोट करती हैं तो क्या देखती हैं फिर?
चेहरा हम ना चाहते हुए भी देखते हैं, कई बार चेहरा देखते हैं और हमें लुभाता भी है, पर मैं ये मानती हूँ कि हमें चेहरा देखने की दौड़ में कभी भी डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना रोजगार और डेवलपमेंट, कुछ ऐसे जो क्रूशियल जो हमारे टॉपिक्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए वोट देने से पहले। आप बताइए आपकी पीएम पसंद कौन रहने वाला है? जी, हम जिस हिसाब से अभी भारत में विकास हुआ है, हमारी पीएम पसंद नरेंद्र मोदी को जाएगी। बट हम और विकास देखना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे कि कितना यूथ यूटिलाइज हो रहा है। हमने देखा है कि बेरोजगारी इस देश में अभी भी बहुत है। कितने पढ़े लिखे लोग अभी भी बेरोजगार हैं इस देश में, अभी भी बाहर जा रहे हैं। तो हम देखना चाहेंगे और विकास देखना चाहेंगे, और उसी हिसाब से हमारी पीएम पसंद भी बदलती रहेगी। आप बताइए किस तरह की प्रॉब्लम्स आप इस क्षेत्र में देखती हैं जो आपको लगता है कि जो भी सांसद बनेगा वो उन चीजों को ठीक करे? मैम, प्रॉब्लम्स जैसे कि बाकी लोगों ने बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन। और सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तराखंड के जो बाकी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां से पलायन हो रहा है यहाँ आने के लिए, प्लेन्स में आने के लिए। और ये बहुत बड़ी एक समस्या है। दूसरी समस्या बेरोजगारी। बहुत जगह ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ रोजगार नहीं है, हमें प्लेन्स में जाकर रोजगार मिलेगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता है, वो वहाँ भी बेरोजगारी में ही उन्हें जीना पड़ता है। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप जब वोट करते हैं तो क्या मुद्दे देखते हैं? यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा। जी, मेरा इस बार पहला वोट होगा, ठीक है। तो सब काम हो गया, चेहरा हो गया, सब कुछ देखते हैं। बट एक बात यह है कि जैसे रोजगार की बात आई तो लोग क्या होते हैं, धरने में उतर जाते हैं। बट ये है कि रोजगार पाने के लिए कुछ काबिलियत आपके अंदर होनी भी चाहिए। देखा जाता है कि धरने में यही लोग होते हैं जो अब उनको ऐसे जॉब चाहिए होती है जिसके वो नहीं है उस स्टेट पर कि उन्हें वो जॉब मिल जाएगी। तो वो फिर रोजगार, क्योंकि इस सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया, तो वही है कि हर उसका अलग अलग अपना परसेप्शन है वो, क्योंकि सरकार हर एक चीज को तो नहीं कर सकती, खुश नहीं कर सकती हर लोग को। अगर कुछ लोग को खुश कर रही है तो देखिए कोई किसी को नहीं कर सकता है। खैर, यहाँ पर आपसे पूछ ले, आप पर आते हैं। आप बताइए, आप वोट करने जाते हैं तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके मन में कि भाई ये देखकर आप वोट करें कि बीजेपी की सरकार है, या फिर चेहरा आप देखते हैं, या फिर आपको लगता है लोकल में इस कैंडिडेट ने ज्यादा काम किया है? देखिए, कहने को तो कई चीजें इसमें आती हैं, और सबसे पहला अगर कई बात कही जाए कि चेहरा, ये तो मतलब झूठ ही होगा कि अगर हम कहें कि हम बिना चेहरा देखे अपना वोट करते हैं। पर हालांकि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो मैं चेहरा के साथ साथ उस व्यक्ति के गुण, उसके विचार और उसकी सोच की, वो किस तरीके से अपनी चीजों को सोचता है, साथ ही साथ कि हम अपने भारत के संस्कारों को मानते हुए नई चीजों के साथ भी जोड़ के कैसे आगे बढ़ सके। मैं ऐसी चीजों में ज्यादा जोर डालता हूं कि ये सब साथ में मिलकर हम सब चीजें कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस राज्य, उस क्षेत्र का, उस समुदाय का कैसे भला हो सकता है। आप ये बताइए, यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, कांग्रेस से वीरेंद्र रावत, बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत और निर्दलीय उमेश कुमार, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो आपको कौन लगता है कि कौन ज्यादा बेटर है यहाँ के लिए, और कौन किसको ज्यादा टक्कर दे रहा है? जी देखिए, मैं कहता हूं कि मतलब एक तरफा बहुमत होगी बीजेपी की, रावत त्रिवेंद्र जी की। इसका कारण भी यह है क्योंकि मैं खुद हरिद्वार में पैदा हुआ हूं 2003 में, और मैंने अपने उस रीजन का, हरिद्वार का, बचपन से देखा है कि कैसे चीजें रही हैं, कैसे क्या नहीं रहा है, कांग्रेस के समय क्या था क्या नहीं था। अगर हम बात करें तो हरिद्वार में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास पिलग्रिमेज है कि लोग वहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए, चीजों को देखने के लिए। तो सरकार ने जिस तरीके से कुंभ का बात हो, कांवड़ का बात हो, वहां पे हाईवे बनाना हो, ये सब चीजों में बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ सिडकुल में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वहां पे इंडस्ट्रीज को दिया है। मैं खुद बताऊं, मैं खुद फाइनल ईयर में हूं, मैंने अपनी इंटर्नशिप करी, मेरे साथ के कई बच्चे दूसरे स्टेट्स में गए, दूसरे रीजन में गए, पर मैं खुद अपने ही शहर में, अपने हरिद्वार में रहकर अपनी एकम्स कंपनी में जाके वहां पे इंटर्नशिप करी 2 महीने की, और वहीं पे मैंने काम सीखा। तो मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपने यहाँ पे रिसोर्स ले रहा हूँ, उसी को यहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं काम भी यहीं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करता हूँ जो कि फॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से काम किया है। यहाँ पर जैसे अभी और बच्चे बता रहे हैं कि पलायन और रोजगार ये एक बड़ी समस्या है, तो आपको भी लगता है कि यहाँ पे इस तरह की समस्याएं ज्यादा दिख रही हैं? हम युवा हैं, हम यूथ हैं, और किसी भी देश के लिए युवा उसकी रीढ़ की हड्डी होती है देश की। तो सबसे ज्यादा अगर हम वोट की बात करें तो 60%, अगर हम बोले 66% लगभग युवा हैं जिस पर वोट देने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर अवसरों पे बात करें, युवाओं के अवसरों पे अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम पहाड़ों पे अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हम कहीं ना कहीं देखते हैं युवा जो हमें, उनके पास रोजगार नहीं है। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो जो युवाओं को लेकर, उनके अवसरों पे लेकर बात उठाएंगे, नए नए अवसर प्रदान करेंगे, उस पे मेरा वोट जाएगा। आप बताइए, आप जब वोट करती हैं तो क्या देखती हैं? पीएम मतलब चेहरा देखती हैं, या फिर आप मुद्दे या पार्टी का चिन्ह?
हाँ जी मैम, ऑब्वियसली चेहरा तो देखते हैं, बट सबसे मेन बात जो ये है, जो लोग भूलते हैं कि हम चेहरा भी तब देखते हैं, हम चेहरे के साथ कहीं ना कहीं उनका काम देखते हैं। हम उनके बिना, काम के बिना, इंडिविजुअल केवल उनका चेहरा देख के ऐसे वोट नहीं देते। हमें उनके पीछे, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ योगी जी हैं और मैंने वो डेवलपमेंट उनके टाइम पे देखा है जो मैंने शायद इसके पहले नहीं देखा है। तो ऑब्वियसली अगर हम उनके चेहरे पे वोट दे रहे हैं तो हम उनके काम को देख के उसके हिसाब से ही वोट दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे बच्चों के से कहूंगी, इनसे भी बात करें। आप लोग बताइए, आप लोग वोट करते हैं तो क्या देखकर वोट करते हैं? मैम, वोट करने के ऊपर सबसे पहला मुद्दा हमारा ये आता है कि हम कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना वो इंसान की वैल्यू सोसाइटी में है। जैसे हमारे जितने भी पुराने अभी तक के नेता थे, हमारे पीएम वगैरह जो कांग्रेस के टाइम पे है, उसमें उनकी फेस वैल्यू अभी मेरी नजरों में, जितना डेवलपमेंट मैंने अभी तक देखा है, जितनी फेस वैल्यू बढ़ते हुए मैंने अभी देखी है इन आखिरी कुछ सालों में, तो क्लोज टू जीरो ही है। क्योंकि मोदी जी ने हर जगह जाके, फ्रॉम इंग्लैंड से लेके, अमेरिका से लेके, वहां के राष्ट्रपतियों से जो अपनी पहचान बनाई है, वो भविष्य में हमारे बहुत ज्यादा काम ही आएगी। क्योंकि अगर हमें बाद में कभी भी मतलब अगर लड़ाई, चलो अगर हम कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि हमारे रिलेशन उनसे अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट और फेस वैल्यू हमारे देश की बढ़ाने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। ग्लोबली मतलब इंडिया को पहचान दिलाई। ठीक है, आप बताइए आपकी पीएम पसंद कौन रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि हमारा देश, एक समय पर हमारे देश में होड़ थी सबसे बेहतर चुनने की, अब हमारे देश में होड़ जो है वो बची है सबसे कम खराब चुनने की। एक समय था जब हमारा देश सबसे बढ़िया नेता को चुनना, ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। हमारा जो विपक्ष है एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आप देखिए, भारत में विकास दर 8%, जीडीपी 8% के रेट पे बढ़ रही है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बीजेपी और इंडिया कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। यूएन के मापदंडों पे हम खड़े नहीं उतर रहे। हमारा जो ये बेरोजगारी है 44% के आसपास है यूथ में, 2024 में, 20 से 24 के एज ग्रुप में। और जो ये ओवरऑल हमारी जो है बेरोजगारी है वो 8% के आसपास है। स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक इशू है हमारे देश के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ने काम काफी किया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, डेवलपमेंट के लिए हो, मेजोरिटी को टारगेट करना हो। और देखा जाए तो हिंदू पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो राम मंदिर का जो काम 40-50 साल से अटका हुआ था, वो काम अब बना है, तो बीजेपी को इस बात का काफी फायदा मिलेगा। उसके अलावा भी देखा जाए तो हमारा जो देश था आज से 20 साल पहले, भारत विश्व जगत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो कहते हैं हम, हमारी कंट्री के इलेक्शन को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, किसी से कहते हैं महापर्व कहा जाता है। इस महापर्व की कहीं दुनिया में पहचान नहीं थी। आज मोदी जी, हमारे देश को लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं। वो इसलिए कि हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, एस जयशंकर जी, हमारी डिप्लोमेसी। आप सोचिए, जब रशिया यूक्रेन की वॉर थी वो इसलिए रोकी गई क्योंकि भारत के नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलना था। तो हमें अंदाजा लगना चाहिए हमारी कंट्री की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है, फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। तो उस तरह से सोचा जाए तो हमारी जो पहली पसंद होनी चाहिए युवाओं की। बेरोजगारी, मोदी जी ने 2016 में कहा था हमें रोजगार मांगना नहीं है, बनाना है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर जॉब्स, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स। अगर एक आदमी 10 नौकरियां बनाएगा तो देश में अपना बेरोजगारी कम हो जाएगी। 125 करोड़ लोगों का देश है, हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। लोगों को नौकरियां बनानी पड़ेंगी, नौकरियां मांगने के बजाय, तब जाके। भाई भी यही कह रहे थे कुछ। खैर, अच्छा आप बताइए, पीछे आप लोग उत्तराखंड में यहाँ पे और खासकर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप किस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं? आप लोग यूथ हैं, तो यूथ से जुड़ी क्या समस्या आप लोगों को लगती है? देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि जो प्लेन्स का इलाका है उसमें सारी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अगर हम हिल्स की तरफ जाए तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने की बहुत ज़रूरत है। और खासकर कि जैसे देखा जाए कि अगर किसी को कोई बहुत मेडिकल इमरजेंसी है तो वहाँ के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप लोग उत्तराखंड में क्या समस्याएं देखती हैं या हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से लोकतंत्र में जितना जरूरी हमारे पास इस समय हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जैसे कि मोदी जी, उतना ही जरूरी विपक्ष के जो राहुल गांधी जी वो भी हैं। क्योंकि कई बारी हमारी जो बात है, अगर मोदी जी के कोई डिसीजन या कोई निर्णय हम लोगों को इतना सराहनीय नहीं लगता है तो राहुल गांधी हमारी आवाज बन के हमारी बात उन तक पहुंचाने का काम जरूर कर सकते हैं। जबकि मैं ये मानता हूं कि देश में मोदी जी के आने के बाद बहुत ही बेहतर से बेहतर कार्य करे गए हैं। और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ सड़कें बनने की बात करें, या बेहतर से बेहतर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नीतियां बनने की बात करें, तो देश उज्जवल तरक्की कर रहा है। भविष्य जो है अपने युवा का उज्जवल हो रहा दिख रहा है। और नौकरियों की बात करें तो जैसे कि अभी बताया गया है कि नौकरी, मेक इन इंडिया मूवमेंट चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। ये सब इससे पहले भी चल रहे थे, लेकिन इतने जोरों शोरों से, इतनी सीरियसनेस के साथ, इतने कठिन परिश्रम के साथ नहीं चल रहे थे, जो कि अब देश में बदलाव दिख रहा है। तो ये बदलाव दिखते हुए देश की युवा पीढ़ी यही चाहेगी कि ये बदलाव और बढ़े आने वाले समय में। तो मैं भी इसलिए बीजेपी समर्थक रहा। आप लोग बताइए, आप लोग जो वोट करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, कैंडिडेट या पार्टी? जी, अभी
ऑलमोस्ट अभी फर्स्ट फेज की पोलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो क्योंकि जनरल इलेक्शन है तो हमें एज अ कंट्री का पर्सपेक्टिव देख के चलना चाहिए। जो स्टेट इलेक्शन होता है उसमें हम अपना कैंडिडेट जो होता है या अपने राज्य के मुद्दे जो होते हैं। पीएम पसंद कौन है आपको? अभी तो क्लियर जो फ्रंट रनर जैसे हम बोलते हैं रेस में, ये एक तरफा रेस लग रही है मोदी जी के पक्ष में इस समय। तो अगर अभी तो खैर थोड़ा अभी तो बहुत देर हो गई है, पर अगर ऑपोजिशन थोड़ा पहले अगर कुछ अपना स्टार्ट करता, अलायंस वगैरह का काम 2.5-3 साल पहले भी, या यूपी के इलेक्शन तक भी अगर स्टार्ट हो जाता तो शायद कोई फाइट हो सकती थी, लेकिन अभी तो क्लियर विनर मोदी जी ही लग रहे हैं। आप लोग बताइए, आप बताइए आपको कौन लग रहा है पीएम पसंद आपकी कौन है? देखिए, जब भी मैं अगर कोई भी अपने पीएम को चूज करूंगा तो मैं देखूंगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर दोनों में कितनी ग्रोथ हुई है। और मैं कभी भी ये नहीं देखूंगा कि सिर्फ युवा कितने ग्रो हैं, बच्चे, बूढ़े, युवा, लेडीज, जेंट्स, हर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर में अगर ग्रो करेंगे तो देश नहीं बढ़ेगा। तो मैंने जैसे कि अगर स्टेट वाइज भी और पूरी कंट्री के वाइज भी ऑब्जर्व करा है, तो जो ग्रोथ देखता हूँ मैं वो बीजेपी की बहुत ज़्यादा है। हमारा जो इंडिया का पूरे देश में नाम हुआ है, पूरे दुनिया में नाम हुआ है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से मेरी पसंदीदा चॉइस पीएम मोदी ही होंगे। आप लोग थोड़ा सा बताइए, आप लोग पीछे इधर, कि भाई आप की अगर मैं पीएम पसंद की आपकी पूछूं तो आपका क्या रहेगा? मैम, सबसे पहले तो विपक्ष कम होने की वजह से यही रहेगा कि अब तक चॉइस हमारे पास जैसे बहुत लिमिटेड है, और हमने नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है कि वे किस तरह के कार्य कर रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। तो यही कहना पसंद करेंगे कि अभी के लेवल पे हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं चेहरे के रूप में। मैम, और ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं, भू कानून को लेकर भी बात करते हैं। तो आप सभी को लगता है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की बेहद जरूरत है? हैंड राइज मतलब कर सकते हैं अंदर? ठीक है, तो आप सभी को ये है। और एक पलायन की और रोजगार की समस्या आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसको लेकर भी आप चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन निकले इसका, है ना? ठीक है, हाँ, आप आइए। और कोई कुछ कहना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। Everyone is talking about development and all, but no one is talking about harmony in people. हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा, नॉर्थ साउथ से लड़ रहा, नॉर्थ ईस्ट को तो हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीडिया इज नॉट फ्री, वेपनाइजेशन ऑफ ईडी एंड आप मेरे को आप बताएंगे कि आपने लद्दाख पे कितने कवरेज की है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे? मीडिया तो है, आप उत्तराखंड भी इंडिया का ही पार्ट है। आप बताएं लद्दाख पे, ठीक है, बट मीडिया इज नॉट फ्री, ईडी और आईटी का वेपनाइजेशन, और डेमोक्रेसी इज राइट नाउ इन वेरी बैड स्टेट। तो आई रादर गो फॉर कांग्रेस और इंडिया अलायंस एंड सॉरी। अपने अपने व्यूज होते हैं, बहुत बढ़िया, अपने व्यूज रखे। आप बताइए। एक सुझाव या क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि मैम आज जो यूथ है वो मोस्टली, जैसे मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ और मैं उत्तराखंड में पढ़ रही हूँ, ऐसे ही जो काम कर रहा है यूथ या जो अलग अलग शहरों में पढ़ रहा है, वो एक दिन के लिए वोट देने के लिए अब मैं जम्मू कश्मीर जाऊँ, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ जैसे आज यूपीआई है, बहुत डेवलपमेंट है, कहीं पे भी रह के मैं पेमेंट कर सकती हूँ, ऐसे ही वोट क्यों कर सकें जी, ऐसा कोई ये कुछ होना चाहिए। गर्ल्स थोड़ा सा आप लोग भी आ जाइए, वरना कहेंगे हमसे नहीं पूछा, बाद में कई बार बच्चे कहते हैं। आप बताइए, आप यहीं से ही हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से। जब आप वोट करती हैं तो मतलब क्या देखती हैं कैंडिडेट में? देखिए, फेस वैल्यू जो होती है किसी इंसान की, वो जो इसने डेवलपमेंट किया होता है उसी के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक पार्टी में बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं या जिनके खुलासे हो चुके होते हैं उस पार्टी में। तो ऑब्वियसली आप पार्टी को देख के तो वोट नहीं कर सकते, और जो इंसान खड़ा हो रहा है उसकी फेस वैल्यू ही अभी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उसने जो डेवलपमेंट किया है वो हमें दिख रहा है, और वो हम ऐसा चाहते हैं कि वो आगे भी बढ़े, तो इसलिए फेस वैल्यू अभी भी मैटर यहाँ पर करती है। जी हाँ, अभी इन्होंने बात करी कि आपने कितनी कवरेज करी लद्दाख की। मेरा ये मानना है मीडिया अब सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रह गया, मीडिया फोन में आ चुका है। और बात दूसरी हुई थी हारमोनी, हो गया, आप खुद जाके कवरेज कर सकते हैं, वही आप शेयर कीजिए, अपने लेवल पे शेयर कीजिए। मैम, उसके अलावा इन्होंने बात करी लद्दाख की। लद्दाख में जो डिमांड्स हैं एक हद तक सही हैं, पर आप एक तरह से सोच कर देखिए, जो वो सोनम वांगचुक जी हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलते हुए देखे गए, और उनकी डिमांड जो है कि वो चाहते हैं लद्दाख एकदम अलग कर दिया जाए, लद्दाख को इस तरह से रखा जाए कि लद्दाख में डेवलपमेंट ना हो। पर अगर हम इस तरह से सोचे कि जो वॉर का एक थ्रेट है चाइना की तरफ से कंटिन्यूसली, हम नेशनल सिक्योरिटी चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि लद्दाख के साथ हम छेड़छाड़ ना करें, उसका एनवायरनमेंट, दोनों चीजें, सस्टेनेबिलिटी इज अ थिंग, बट हम अपनी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी से तो डील नहीं कर सकते ना। और वही मेरा भी मानना है कि आने वाले समय में उत्तराखंड का भी लद्दाख वाला हाल होगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पोल्यूट होगा, पर उत्तराखंड के लोगों को, इतनी सारी नदियां हैं, गंगा यमुना सब यहीं से निकलती हैं, हम लोगों को चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हम नेशनल सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते ना अपने पर्सनल प्रिविलेज के लिए। आपको
कुछ कहना? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने भू कानून की भी जिक्र किया और भाई की ने भी जो बात कही, मैं उससे सहमत हूँ। जैसे लद्दाख और खासकर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट का है कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से लैंड प्रिजर्वेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, वहाँ पे जो कम्युनिटीज है, इनफैक्ट उत्तराखंड में भी अगर देखें, लद्दाख में भी देखें तो वहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से है। उत्तराखंड में भी कई ट्राइबल कम्युनिटीज है, अगर पहाड़ में है, मैं खुद पहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद एक पहाड़ी हूँ, तो मैं इस बात में कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट के हिसाब से चीज़ें उतनी ठीक नहीं है पहाड़ में जैसी होनी चाहिए। तो हम उन्हें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि जैसे भू कानून हो गया, वहाँ के कल्चर, लोगों को, जैसे पलायन की बात की गई, अच्छी एजुकेशन की बात की गई, हेल्थ केयर की बात की गई, वो सब इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है कि हम 6 शेड्यूल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लद्दाख मांग कर रहा है, वो यहाँ पे भी लागू हो जाए और चीज़ों को हम उसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और उस कल्चर, बल्कि उत्तराखंड का देखें तो हजारों साल पुराना हमारे पास देवभूमि कहते हैं इसे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम है, तो हम उन चीज़ों को वैसे ही ठीक कर सकते हैं, तभी एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा बताइए, आप लोग रह गए, इधर आ जाइए थोड़ा सा आगे, फटाफट से वाइंड अप करते हैं फिर। आप बताइए, आप जब पीएम चुनते हैं तो मतलब क्या देखते हैं, पीएम का चेहरा या फिर यहाँ पर पार्टी? जी, मेरा तो पहले फर्स्ट टाइम का वोट होगा ये, तो मैं तो चेहरा तो बाद में, पहले मैं उनका काम देखूंगा, जैसे कि किसने कितना काम किया, कितना रोजगार दिया है और कितना डेवलपमेंट इस देश के लिए उस बंदे ने किया है, तो मैं उसको देखते हुए पीएम का चुनाव करूंगा। और मेरा अभी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मोदी जी मुझे अभी तो बेस्ट लग रहे हैं, और अगर इन फ्यूचर में किसी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहूँगा तो मोदी जी होंगे वो। तो ये कुछ और भी पीछे बच्चे हैं, अब मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। नहीं तो आप लोग आगे आ जाइए, मैं पीछे नहीं आ पाऊंगी। आप बताइए, क्या प्रॉब्लम आप हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखते हैं? जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, पलायन और रोजगार की दिक्कत रहती है, भू कानून की मांग कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह की मांगे करते हैं? मैम वही अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है। यस मैम। ठीक है। और जब आप मतलब वोट अभी करेंगे तो मतलब क्या देखकर करने वाले हैं? जो कैंडिडेट हमारे एरिया से मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके क्या वैल्यूज हैं, क्या उनके ओपिनियन है डेवलपमेंट। कुमार के बारे में जानते हैं? नहीं, उनके बारे में आइडिया। वीरेंद्र रावत? नहीं मैम। वीरेंद्र रावत? नहीं, अभी आइडिया नहीं मैम। ओके। पार्टी मतलब पार्टी देख के, अब घर में सब लगता है पार्टी देख के करते होंगे, खैर होता है कभी कभी। आप लोग क्या देख के वोट करते हैं? कैंडिडेट के बारे में थोड़ा सा भी जानना चाहूंगी आपसे भी यहाँ पे। सो बेसिकली जब हम ऐसे स्टेट लेवल इलेक्शन देखते हैं उस पर तो हम कैंडिडेट पे ध्यान देते हैं, बट जब आप नेशनल लेवल जैसे कि लोकसभा वाला इलेक्शन है हमारा, उस पर देखते हैं, तब आप प्रीवियस डेवलपमेंट पे और ओवरऑल पार्टी ने कितना डेवलपमेंट किया है पूरे देश के हिसाब से उसमें देखते हैं। अब आप लास्ट ईयर्स में देखेंगे, 10 ईयर्स में, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, बीजेपी एज अ पार्टी रूलिंग पार्टी रही है, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स बैक, जब से 2013 से पहले की बात करें। मतलब वो जो ग्रोथ का ग्राफ है वो बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट में भी ऐसे आप हाईवेज देख रहे होंगे, बन रहे हैं वो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरी बात, देश की जो वैल्यू है इंटरनेशनली बढ़ी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी, अगर हम ऐसा कह सकें, क्योंकि उनका इंट्रैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। उससे पहले की गवर्नमेंट में जैसे कि कांग्रेस रही है, उनका इंटरनेशनल लेवल पे इंटरैक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहता था, इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखते थे वो लोग। बस मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में। और फटाफट से और कोई कुछ कहना चाहते हैं तब तक हैंड अप कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं राजस्थान से हूँ और मेरा जो पहला प्रोस्पेक्टिव था उत्तराखंड आने का वो था यहाँ का इकोसिस्टम। पर जब इकोसिस्टम की बात होती है तो इंडिया कहीं नहीं ठहरता। अभी जो सस्टेनेबल इको इन्वायरमेंटल जो इंडेक्स है उसमें इंडिया 180 पे है, तो बॉटम है, उस पर वर्क करना चाहिए। इंडिया की जो 22 मीडिया है उसका इंडेक्स देखे 161 है, तो हम कहाँ से बाइस्ड है? अनबाइस्ड हो गए ना, तो इन पे भी वर्क करना चाहिए। अगर हमारे पास बोलने का अधिकार नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं? और आप अभी बोल रहे थे कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर नए लो आने वाले हैं जिसमें लिखा गया है कि सेंटर जो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो लेके चलेगी। अगर किसी ने सेंट्रल अथॉरिटी ने अगर परमिशन दी है तो आप कवरेज कर सकते हो। तो हाउ हम कैसे ये कर अपना अधिकार कैसे रख पाएंगे? कुछ नया वाला आ गया है। चलिए मैं आपसे चौपाल के बाद बात करती हूँ। ओके, तो ये वाले फैक्टर काफी मेजर है। उनसे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% आ चुकी है इंडिया की, 44% युवा जो भी 22 से 24 के बीच में है वो अनएम्प्लॉय है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना, तो मेजर इश्यूज ये है। आप बताइए, आपको कुछ कहना
जी, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा ये सामने रखना चाहूंगा कि जैसे मध्यम वर्गीय परिवार जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी जो क्षेत्र में देखी जाती है वो उन लोगों के द्वारा देखी जाती है। कहीं चाहे महंगाई हो, चाहे इन्फ्लेशन रेट हो, कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सरकार निसंकोच बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके खातों में हम 5,000 रुपए हर महीने डलवा देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत सराहनीय है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े, वो मिडिल क्लास लोग वहाँ काम करके इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ कार्य किए जाने चाहिए, ताकि जैसे हम टैक्स जो ईमानदारी से भर रहे हैं लोग, तो उनके जैसे किसी क्षेत्र के लोगों ने टैक्स भरा तो उसका कुछ परसेंट उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के विकास के लिए लगाया जाए, तो ऐसा कोई कानून आए तो वो बहुत देश के हित में काम जरूर करेगा। और कोई जैसे कि हमें पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो हम यूथ हैं, हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा कर्म है। और आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो वो आजकल एक दूसरे की आलोचना करने में और एक दूसरे को नीचा गिराने में हम उनकी जो देख रहे हैं वो ज्यादा सामने आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूथ को लेकर जो मुद्दा है कहीं ना कहीं हम देख रहे काफी ज्यादा कमजोर है, वो उस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। और यूथ 66% वोट बहुत बड़ा माना जाता है और उनको कहीं ना कहीं यूथ के पर्सपेक्टिव पे सोचना चाहिए। और हम ज्यादातर देख रहे हैं कि आजकल जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अवेलना करने से ज्यादा यूथ के बारे में, नए अवसरों के बारे में सोचे, तो हमारे लिए और हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यूथ के बारे में सोचें। तो ये ग्राफिक एरा के तमाम जो स्टूडेंट्स उनसे बातचीत हमने उनसे की है, और कहीं ना कहीं ये लोग चेहरा भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कैंडिडेट ने विकास कितना किया है, पार्टी ने कितना विकास किया है और पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ, ये सब देख के आगे वोट करने वाले हैं। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।